एक बार फिर से स्वागत है। अमर सिंह जी, कुछ सवाल हैं आपके साथ, मैं चाहूंगा वो लोग सीधे ही पूछ लें। आप खड़े हो जाइए। क्या सवाल था अमर सिंह जी के लिए आपका? मेरा सवाल ये है कि अब मोदी जी सेकुलर है या कम्युनल है? अमर सिंह जी, आपके हिसाब से सेकुलर है कम्युनल है? अमर, देखिए, इसका जवाब स्वयं मोदी जी देंगे ये, और उनका काम देगा। नहीं सुनिए, जवाब सुनिए। मैंने कभी भी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कोई व्यक्तिगत आरोप न मैंने मोदी जी पर लगाया, न मोदी जी ने मुझ पर लगाया। और मेरे वो व्यक्तिगत मित्र हैं, लेकिन मैं नैतिक राजनीतिक रूप से उनके विचारधारा के विरुद्ध हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके विरुद्ध हूँ, उनकी जीत से खुश हूँ। लेकिन हमारी तरह से बहुत से शंकित लोग देश में हैं। अगर जैसा मोदी जी ने कहा है कि उनकी शंकाओं का निराकरण हो जाएगा, तो अभी तो उनकी राजनीति का आगाज है। 6 महीने साल भर में पता चल जाएगा। अगर वो इंक्लूसिव राजनीति की बात करते हैं जी, अगर वो अल्पसंख्यक तबके को या जो तबका माना जाता है कि उनकी मुखालफत करता है उनको साथ लेके चलते हैं, तो क्या ये अमर सिंह जो पर्दे के पीछे नरेंद्र मोदी का दोस्त है, जो आप खुलकर मानते भी हैं कि आप एक फोन करते हैं तो वो फोन तुरंत पे आ जाते हैं, बात होती है, क्या ये अमर सिंह नरेंद्र मोदी की पार्टी में सुनिए आप बात, मैं और नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली एक साथ खाना खा रहे थे और यही इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार धावा बोले और दूसरे दिन शीर्षक बना दिया अमर सिंह कॉट सेफर हैंडेड। तो मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो छुप के मिलते हैं पर्दे के पीछे। आप तो मानते हैं, मैं खुद कह रहा हूं। नरेंद्र भाई से खुलेआम मिलता हूँ, उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत डायनामिक हैं, बहुत तेज हैं। लेकिन मैंने अहमदाबाद के दंगे देखे हैं अपनी आंख से। मैं, शबाना आजमी, राज बब्बर और सीताराम येचुरी मैं भी था सर, आप हम सब साथ में थे। आप सब साथ थे, आप भी थे, मैं गया था। लेकिन उस घटना को बहुत दिन हो गया, उसके बाद से गुजरात दंगा मुक्त है, ये भी सही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को एक अवसर मिला है, उनकी क्षमता के बारे में मुझे संदेह नहीं। उन्होंने कहा मजदूर नंबर 1 है, इसमें भी मुझे संदेह नहीं। उन्होंने कहा हमारी गति हमारी शक्ति है, हम गति से काम करते हैं, इसमें भी मुझे संदेह नहीं। और विरोधी जो कहें, स्वयं यूपीए के वाणिज्य मंत्रालय ने उनके जमीन की नीति की प्रशंसा की है, इसमें भी मुझे संदेह नहीं। लेकिन उनको अपने क्रियाकलाप से सिद्ध करना होगा कि उनकी कथनी और करनी एक है। उन्होंने आज ईश्वर से मुझे प्रार्थना पूरे देश के सरकार होगी, पूरे किसी एक पार्टी की सरकार नहीं होगी, सबका साथ हो, सबका विकास होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या अमर सिंह बीजेपी के अंदर जा सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? साफ साफ इस देश की जनता को बता दीजिए। देखिए, मेरे लिए देश प्रमुख है और मैं बीजेपी के अंदर जाऊं अथवा ना जाऊं, लेकिन एक चीज निश्चित है कि फिर जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने सारे विरोधियों के मुंह पर ताले लगाए, उस तरह से जो संकालू प्रवृत्ति के लोग हैं उनको मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी इंक्लूसिव राजनीति कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और अगर साथ लेकर के चलना अगर उन्होंने शुरू कर दिया सबको साथ लेकर के, और मुझे लगता है वो करेंगे, क्योंकि जिस तरह से केशुभाई पटेल ने उनको घनघोर उनकी आलोचना की और जीतने के बाद उनके घर जाके उनका चरण छुए, मैं तो आशा करता हूं कि वो सोनिया जी के पास भी जाएंगे, उनसे भी समर्थन मांगेंगे, क्योंकि लोग अगर ऐसा हुआ तो अमर सिंह चला जाएंगे बीजेपी। मेरी बात सुनिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, एक सेकंड, भागिए मत। मैं नहीं भाग रहा हूं। मैं भारत में ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस मुक्त भारत या भाजपा मुक्त भारत। अगर देश में पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं रहेगा, ये दो पहिए हैं, एक सत्ताधारी दल, सीधा तो सवाल है, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं कि आपकी नहीं कर सकते हैं? अगर इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं नरेंद्र मोदी, अरे करे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हमारे जैसे सोनिया गांधी कभी ज्वाइन नहीं कर सकती, और क्या अमर सिंह ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी? देखिए, मैं छुआछूत की राजनीति करता ही नहीं। धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद। संबित कुछ बोल रहे हैं, आपने जवाब दे दिया एक लाइन में। देखिए, अमर सिंह जी देश के बहुत जाने माने नेता हैं, हमारे बड़े हैं, मगर यहाँ वहाँ कितना जाएंगे, थक जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इंक्लूसिवनेस ही रहे, साथ में काम करे, कंट्रीब्यूट करे, उसी से बहुत बढ़िया होगा। मगर जो भाई साहब ने प्रश्न पूछा उसका उत्तर देना बहुत अनिवार्य है। क्या वो सेक्युलर हैं या कम्युनल है मोदी? अब देखिए, हिंदुस्तान की तासीर सेक्युलर तासीर है, जितनी जनता यहाँ बैठी है वो सेक्युलर है, और इसी जनता ने हैवी मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी को चुना है। अर्थात जनता कहती है कि मोदी सेक्युलर है, कम्युनल नहीं है। 284 सीट मिलना अपने आप में इस तमाम सवालों पर आंसर लगाते। एक सेकंड जी, इन्होंने कहा कि
जहाँ है वही रहे, यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ जाएंगे, नहीं, थक मैं थक जाएंगे। मैं जाना नहीं चाहता कहीं, मैंने आवेदन नहीं दिया, कोई गलतफहमी नहीं है। वो तो हम इसके लिए पार्टी के लिए नहीं कह रहे थे सर, ज्यादा ट्रैवल भी अच्छी बात नहीं। मैं ब्रेक में जा रहा हूँ, लेकिन इस बच्चे के इस नारे के साथ 18 साल से संसद में हूँ, पक गया हूँ। पक गए हैं? फिर चुनाव क्यों लड़ा आपने? फिर चुनाव क्यों लड़ा आपने इस बार? आप ऐसे लोगों को बताने के लिए कि बैकरूम बॉय नहीं हूँ, अच्छा, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता ढूंढने का साहस है मुझमें। और आज आप मायूस भी नहीं है चुनाव हारने के बाद? चुनाव हारने के बाद मायूस भी नहीं है? न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, दमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। ये देखो, ये छोटा सा बच्चा है। मैं ब्रेक में जा रहा हूँ, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले क्या बोलना चाहोगे आपकी बार? हर हर मोदी। हेडलाइन ही है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। 8 बज चुके हैं, 8 बज रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने आए हैं। आज के दिन का अगर कोई सुपर हीरो है, आज जो ब्लॉकबस्टर रिलीज हुई है, पॉलिटिकल सियासी ब्लॉकबस्टर, तो वो नरेंद्र मोदी है। अगर उनको सुपरमैन कहा जाए, दबंग कहा जाए, तो शायद गलत नहीं होगा। अपने दम पर अपनी पार्टी को 284 सीटें दिलाना कोई मामूली बात नहीं है। आज के इस कोलिशन एरा का जिसको कहा जाता है, उसमें अपने दम पर 284 सीटें जीत कर आना, और कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, उसका सूपड़ा साफ कर देना, यह दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को जनता ने कितना हाथों हाथ लिया है, कितनी बातों को स्वीकार किया है। 284 सीटों पर जीत रही है बीजेपी। ये बात साफ हो रही है आज के इसके पूरे गणित के बाद, दिन भर की गिनती के बाद, कि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नेता इस वक्त भारतीय राजनीति में सफल नहीं बचा है। ना वो सोनिया गांधी है, ना वो राहुल गांधी है। अच्छे दिन वाह। देश भर में मोदी मैजिक का असर, और बस मोदी की सुनामी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इम्तिहान के फाइनल नतीजों ने साबित कर दिया कि विकास के रथ पर सवार मोदी रथी नहीं, महारथी हैं। हमारे देश में अब तक जितने लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए हैं, उसमें 5,70,000 का रिकॉर्ड किसी ने किया नहीं है। कभी 2 सीटों से संसद में शुरुआत करने वाली पार्टी राम नाम की लहर पर भी सिर्फ 85 सीटें ही हासिल कर पाई थी। लेकिन आज 25 साल बाद वही पार्टी मोदी लहर पर सवार होकर 280 से ज्यादा सीटों के साथ सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर संसद में कदम रख रही है। मोदी की इस लहर ने उस राम नाम की लहर को भी पीछे छोड़ दिया। भारतीय राजनीति के इतिहास में 30 साल बाद मोदी लहर के नाम पर पहली बार किसी एक पार्टी की बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। आजाद हिंदुस्तान की सत्ता पर 60 साल से ज्यादा वक्त से काबिज कांग्रेस की पहली बार इतनी बुरी हार हुई है। ये मोदी की लहर ही है, या फिर कहिए उसका असर है। मोदी की लहर ने सियासत के हालिया इतिहास में क्षेत्रीय दलों को उनके गढ़ में घुसकर ध्वस्त करने का भी सेहरा अपने सिर पर बांधा। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई है। विपक्ष जिन मोदी के विकास के दावों को खोखला और आंकड़ों की बाजीगरी करार देता रहा, उन्हीं मोदी की जीत ने आज साबित कर दिया कि मोदी विकास के रथ पर सवार ही नहीं है, बल्कि उसके महारथी भी हैं। दिलीप तिवारी के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया,
दिल्ली। तो नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में ऐसे पहले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जो 1947 के बाद यानी आज़ादी के बाद इन्होंने जन्म लिया। अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए वो 47 के पहले उनका जन्म हुआ था। ये पहले व्यक्ति होंगे जो नए दौर के नए युग के प्रधानमंत्री हो रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय कराऊंगा आपसे। स्मिता प्रकाश जी पहले से हैं। सतीश कौशिक जाने माने फिल्म डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ गए। सतीश जी आप एक्टर भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पे। गौतम लाहिरी जी पहले से हैं। अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ सिन्हा बीजेपी के नेता हैं। और सुधीर तेलंग साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, कार्टूनिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। सतीश कौशिक जी एक रिएक्शन में सबसे पहले आप ही का लेना चाहूंगा। स्मिता जी के पास आऊंगा, काफी देर से आप इंतजार कर रही है, लेकिन आपने ठीक कहा था कि वो स्टार है, वो एक्टर है, पहले आप उन्हीं से पूछोगे। वड्डा कौन? नरेंद्र मोदी। बड़ा फेमस डायलॉग था, एक बार बोल के सुना दीजिए सर प्लीज। नहीं वो डायलॉग तो याद नहीं है। हाँ। लेकिन आजकल क्या है, आज के दिन तो वड्डा कौन अगर वर्ड बोलो तो सिर्फ एक ही शक्ल दिखाई दे रही है, वो है मोदी जी की। और आपने एंटिसिपेट किया था कि इतनी बड़ी जीत होगी? इतनी ह्यूज नहीं सोचा था कि शायद कोएलिशन में बन के आ जाएगी सरकार, लेकिन ये तो बिल्कुल ही सफाया कर दिया। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मतलब जो हुआ है, ये इतने सालों बाद 30 सालों बाद एक पूर्ण बहुमत प्राप्त करना, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुनामी जिसको हम लोग बोल रहे हैं। स्मिता जी हमारे साथ है। स्मिता जी आप उन गिने चुने पत्रकारों में हैं जो इस मौसम में नरेंद्र मोदी से मिल पाई, उनका इंटरव्यू कर पाई, और छोटा मोटा नहीं लंबा सा इंटरव्यू किया आपने। इतना लंबा इंटरव्यू किया कि हम लोग को चलाने में भी दिक्कत हो रही थी कि कहाँ पे काटे कहाँ पे चलाए। आपने एंटिसिपेट किया था जब आप नरेंद्र मोदी से मिली थी? कॉन्फिडेंट तो वो हैं, वो डे 1 से कॉन्फिडेंट है, जब से गुजरात गए आज से 14 साल पहले। आपको लग रहा था कि 280 284 का आंकड़ा आएगा? नहीं, जैसे सतीश कौशिक जी ने कहा कि वड्डा कौन, यहाँ पे तो निक्का कोई नहीं अब तो। मतलब कोई नहीं रहा। इट्स अ टोटल वाइप आउट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस। और जब नरेंद्र मोदी की बात होती है तो सितंबर में अगर आप देखें, सितंबर 2013, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसे छा जाएंगे अपनी पार्टी पे। और कैंपेन स्ट्रैटेजी उनकी जो वर्कआउट की है उन्होंने, उनके जो बैकरूम बॉयज हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। स्टेप बाय स्टेप उनका जो मिशन 272 था, इट वाज सो वेल ऑर्गेनाइज, सो वेल रन। आप कंपेयर कीजिए कांग्रेस में तो दे डिडंट इवन स्टार्ट, फॉरगेट अबाउट पिकिंग अप पेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने तो जैसे कोशिश भी नहीं की। तो सितंबर से ही लग रहा था स्टेप बाय स्टेप दे वर स्लोली ब्रेकिंग डाउन द कांग्रेस एंड फिनोमिनल विन। तो जो उस टाइम जो वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे सितंबर में, उसे कई ज्यादा उन्होंने मार्च में दिखाया। एक चीज बताइए, नरेंद्र मोदी जीत गए, इतनी बड़ी जीत के साथ आए। भगवान राम का नाम लेके जब अडवाणी जी रथ लेके निकले थे तब भी इतनी सीटें बीजेपी को नहीं मिली थी। आज की तारीख में लग रहा है कि देश की जनता ने भी राम से ज्यादा विकास को तवज्जो दी है। राम के वक्त भी इतनी सीटें नहीं दी थी जितना विकास के नाम पर नरेंद्र मोदी को आज की तारीख में इतनी जिम्मेदारी के साथ दे दी है। बीजेपी के अंदर तमाम बड़े बड़े लोग लोकसभा में पहुंच गए हैं। सुषमा स्वराज भी हैं, आडवाणी जी भी हैं, उमा भारती भी हैं, वेंकैया नायडू हैं, अनंत कुमार हैं। मतलब आप जिसका नाम लें सब के सब, मुझे लगता है कि फ्रंट बेंच पर बैठने वालों की होड़ मच जाएगी और बीजेपी के अंदर टॉस करना पड़ेगा कि किसको आगे बिठाएं किसको पीछे बिठाएं। मोदी जी को दिक्कत आ सकती है कुछ तमाम स्टार वोल्स के वहां होने से? नहीं, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो एक आउटसाइडर रह चुके हैं। उन्होंने कोई आज तक कोई कैबिनेट पोर्टफोलियो तो हैंडल नहीं किया है। वो गुजरात के रहे हैं। सो व्हेन ही कम्स टू द सेंटर नाउ दैट ही विल बी प्राइम मिनिस्टर, उनको सबको साथ लेके चलना होगा। बीजेपी के सभी जो वरिष्ठ नेता हैं उनके एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। जैसे देख लीजिए फॉरेन अफेयर्स में नरेंद्र मोदी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उन्हें जरूरत होगी, चाहे सुषमा स्वराज का हो या रविशंकर प्रसाद और एनीबडी एल्स, ही विल नीड दैट हेल्प। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात होती है तो देयर आर पीपल हु हैव एक्सपीरियंस, जैसे अरुण जेटली जी हैं। देयर आर सो मेनी पीपल। ठीक है वो इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन ही ब्रिंग्स टू द टेबल अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। तो ऐसे लोगों की उनको जरूरत होगी। एंड आई डोंट थिंक ही शुड हैव एनी ईगो प्रॉब्लम्स, क्योंकि क्लियरली ये जो इलेक्शन है वो उनके नाम पे जीत है, तो उनको कोई ईगो इश्यूज नहीं होंगे टू इंक्लूड दीज पीपल इन हिज कैबिनेट। जी अमिताभ सिन्हा जी, बहुत बहुत बधाई हो। सुबह हम मिले थे, सुबह हम बात कर रहे थे, तब काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई थी या शुरू हुई थी, 8 बजे के आसपास की बात है। अब एक तरफा माहौल है। अब आज का आपका दिन है, नरेंद्र मोदी का दिन है आज का। आपको क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी
एक चुनौती होने वाली है इतने बड़े मैंडेट के बाद। सुमित जी, जैसे सुबह के समय में भी मैंने आपको ये कहा था और अभी भी मैं वही कह रहा हूँ कि जो देश की जनता ने जनादेश दिया वो उसने दिखाना शुरू कर दिया था पहले चरण के चुनाव से, और जब छठे सातवें चरण के चुनाव के बाद ये जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा, और मैंने लगातार ये बात कही, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भी ये बात स्पष्ट कही थी कि हम स्पष्ट जनादेश के ओर जा रहे हैं, क्योंकि देश की जनता अब पहले वाली जनता नहीं है। अब वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और बहुत ही ज़्यादा एक क्लियर मैंडेट के लिए वो वोट कर रही है, और लगातार सभी प्रांतों में। और वो स्पष्ट रूप से केंद्र में इसलिए कर रही थी कि यहाँ पर एक नरेंद्र मोदी के नाम के जैसा सशक्त और बहुत ही डिलीवरी देने वाला एक परफॉर्मिंग हमने कैंडिडेट दिया था। मैं अब आ रहा हूँ इस बात पर जो आपने कहा, मैं छोटा सा एक इसमें इंटरवेंशन चाहता हूँ। आपने राम आंदोलन के साथ इसकी तुलना की। देखिए, उस आंदोलन में भी एक जनादेश मिलने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से श्री राजीव गांधी जी की हत्या हो गई चुनाव के दौरान, और उसके बाद जो 2 महीने का अंतराल दिया टीएन शेषन साहब ने, और उसमें जो एक सिंपैथी लहर श्री राजीव गांधी जी की हत्या के बाद हुई, इसके लिए हम दोनों चुनावों की तुलना ना करें। बिल्कुल, और लेकिन मैं होगी, हाँ होगी तुलना होगी नहीं, तुलना इसलिए होगी क्योंकि वो चुनाव और इस चुनाव में फर्क है। ये चुनाव एक देश की जनता ने, जनता को सैल्यूट कर रहा हूं कि ये भावनाओं में ना बहकर मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मुद्दों पे मैंने ये कहा, मुद्दों पे, ये विकास पर वोट कर रहे हैं, ये मोदी के काम पे वोट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मोदी जी के ही परफॉर्मेंस पे, और साथ में जो हमने एक भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को केंद्र में रख के जो एक चुनाव लड़ा, और ये जितने भी देश की जनता ने जो वोट का जो पैटर्न दिखाया है, वो यूपीए की लगातार भ्रष्टतम सरकार रही है अभी तक। मैं ब्रेक में जा रहा हूं, अमिताभ जाऊंगा एक लाइन में लूंगा। अगर एक लाइन में नरेंद्र मोदी क्यों जीते, एक शब्द नरेंद्र मोदी क्यों जीते? क्योंकि सच्ची लगन और सच्ची लगन। नरेंद्र मोदी क्यों जीते सर? मोदी जी इसलिए जीते क्योंकि जो है अभी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, एक शब्द क्यों जीते? क्योंकि वो अच्छे हैं। क्यों जीते? ओनली फॉर डेवलपमेंट, ओनली क्यों जीते? रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज। देखो, ये सब है लोगों की राय। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पूरा पैनल यहाँ मौजूद है। मंच पे एक कार्टूनिस्ट भी है तो एक फिल्मकार भी है। क्या नरेंद्र मोदी पर फिल्म बन सकती है सतीश जी? एक ऐसा कैरेक्टर है कि वो एक फिल्म बन जाए, दबंग जैसी, सुपरमैन जैसी? मेरे को लगता है कि जो उनकी कहानी है और जो उनकी जर्नी है, इससे बड़ी फिल्म तो कोई हो नहीं सकती। कोई ऐसी आत्मकथा जिससे कि जो इतना इंस्पिरेशन मिले, जो आज तक भी इस एज के अंदर, मैंने तो कुछ आंकड़े देखे हैं और उन आंकड़ों से पता चला कि जब से वो प्राइम मिनिस्टर के लिए नियुक्त किए गए थे और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अनाउंस किए गए थे, वो 3 लाख किलोमीटर चल चुके हैं। जी हाँ, 3 लाख किलोमीटर चलना कोई आसान काम नहीं है। मेरे को लगता है मैं उसके 3 किलोमीटर भी चल पड़ूं तो मेरा भी आपका वजन कम हो जाएगा। लेकिन 3 लाख किलोमीटर, 25 स्टेट्स, और उसके बाद पता नहीं हजारों रैलीज और भाषणबाजी, और उसके बाद 3D के मतलब उनके अनबिलीवेबल। मेरे को लगता है कि ये एक तो उनका अपना मादा है, एक अपनी जो लोह पुरुषता उनके अंदर जो है, जो आयरन मैन जो दिखाई देते हैं जैसे दूसरा वो, और दूसरा उनकी पूरी जो उन्होंने सेटअप किया जिस तरह से पार्टी को, जिसे आप कहते हैं कि मार्केटिंग का इतना बड़ा एग्जाम्पल आजकल के टाइम में। यही इल्जाम कांग्रेस पार्टी के लोग लगा रहे हैं कि मार्केटिंग से जीत गए हैं। नहीं, पर मार्केटिंग ये भी तो काम है ना। कांग्रेस के प्रवक्ता खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खान साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुलेमान मोहम्मद खान। खान साहब, नरेंद्र मोदी की जीत मार्केटिंग की वजह से हुई, और सतीश कौशिक जी का कहना है कि ये भी तो एक काम होता है चुनाव में, कैंपेनिंग को मार्केटाइज करना, पॉपुलराइज करना, और आपको मानना पड़ेगा कि आप लोग उसमें फेल हो गए, नतीजे दिखा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी इस बात से तो अग्री करता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो उन्होंने 10 साल में कार्य किए, जो विकास की नीतियां बनाई और जो पूरे देश में फैलाने की कोशिश करी, वो उस तरीके से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए, जनता तक नहीं पहुंचा पाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन को एडवर्टाइज किया। कौन कम्युनिकेट नहीं कर पाया? सीधे से मुद्दे पे आइए। मनमोहन सिंह नहीं कर पाए कि सोनिया गांधी नहीं कर पाई? किसके सर पे जिम्मेदारी है? एक नाम बताइएगा, अपना नाम मत लीजिएगा कि मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं फिर ये कहूँगा, कौन कम्युनिकेट नहीं कर पाया?
मैं कहूंगा पार्टी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ साथ राहुल जी ने और सोनिया जी ने शाम में ही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एआईसीसी में ये कहा है कि हम पार्टी के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन क्योंकि सोनिया गांधी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, लेकिन आप बोलने को तैयार नहीं है कि पार्टी की लीडरशिप जिम्मेदार है। मैं ये भी कह रहा हूँ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन पार्टी नॉट कम्युनिकेटिंग। आप देखिए सोनिया गांधी ने या मनमोहन सिंह ने कोई भी टेलीविजन इंटरव्यू नहीं दिया। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए बुलाने का ये मतलब नहीं होता कि वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, एंड कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गवर्नमेंट। 10 साल में एक भी इंटरव्यू नहीं दिया दोनों ने, और राहुल गांधी ने भी जब दिया तो क्या दो इंटरव्यू दिए गिन के। उन्होंने ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कैबिनेट में और ना कोई इंटरव्यू दिया। इनका जो वॉर रूम बना था, दैट वाज अनदर एग्जांपल। वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए कि वो कर क्या रहे थे। 10 साल उन्होंने क्या किया, क्या उपलब्धियां थी, एंड बाय द टाइम दे डिसाइडेड टू कम्युनिकेट इट वाज टू लेट। कैसे है कैरेक्टर नरेंद्र मोदी आपके कार्टूनिज्म के लिए? जी देखिए, मैं पिछले 10 सालों से लगातार मनमोहन सिंह जी पे कार्टून्स बनाता आ रहा हूं, और मैं अबू अब्राहम जब कार्टूनिस्ट थे एक जमाने में, तो उनसे पूछा गया था, जनता पार्टी की सरकार 77 से 79 तक बनी थी, तो उन्होंने उनसे पूछा था इस सरकार के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा था कि ये एक कॉमिक इंटरल्यूड था। पहले नाटकों के बीच में एक विदूषक आता था ना, मैं इस सरकार को, जो मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार थी, उसको मैं कहूंगा ये एक ट्रेजिक इंटरल्यूड था 2 सरकारों के बीच में। लेकिन मनमोहन सिंह के बारे में एक और रिकॉर्ड है, मुझे ब्रेक में जाना है। उसका एक रिकॉर्ड ये है कि 10 वर्षों तक कोई प्राइम मिनिस्टर लेम डक प्राइम मिनिस्टर कैसे रह सकता है। नरेंद्र मोदी कार्टून कैरेक्टर के तौर पर कैसे हैं आपके लिए? नरेंद्र मोदी के कार्टून्स बनाने में बहुत मजा आएगा। 2002 या 2001 से लगातार उनके कार्टून्स बना रहे हैं हर रंग में, और अब क्योंकि पहली बार एक बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो उसके कार्टून्स बनाने बराबर की टक्कर में नजर रहेगी आपके कार्टूनों पे कि किस तरीके से आप उनकी भी बाल की खाल निकालते हैं।